नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेकी आपके साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की वो कौन 4 सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेगी। पहली बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाल कार को बरामद कर लिया है। आपको ये बता दें कि किस तरीके से साथ ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है, जानकारी मिल रही है। दूसरी खबर है, धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। और तीसरी खबर है, गुजरात से हैदराबाद तक जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर, कार ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में हुए विस्फोट में मारा गया शख्स उमर ही था, यह कंफर्म हो चुका है। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बात इस बुलेटिन में करने वाले हैं और दिन भर इस पर पल पल की अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 संदिग्धों ने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। 4 ग्रुप बनाए गए थे और हर ग्रुप में 2-2 सदस्य थे। सभी ग्रुप एक साथ 4 शहरों में धमाके करने वाले थे। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अब ये जो संदिग्ध हैं, ये कौन थे, ये इस वक्त कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। और इनको ढूंढना चैलेंज तो है, लेकिन इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इनको पकड़ा जाए, इसको लेकर जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 8 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिन्होंने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। 4 अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। बकायदा 4 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप में 2-2 सदस्य थे। सभी ग्रुप एक साथ 4 शहरों में धमाके करने वाले थे, ये जानकारी मिल रही है। और सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अक्षय राय जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है अब जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि 8 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिन्होंने सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची थी। 4 अलग अलग शहर जहां पर धमाके की साजिश थी। अब ये चारों जो 8 संदिग्ध हैं, ये कहां हैं, कहां छिपे बैठे हैं? क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे? देखिए, निश्चित रूप से साजिश बड़ी थी, लेकिन विफलता कहीं ना कहीं हाथ लगी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट सामने आया, उससे कहीं ना कहीं सभी की नज़रें इस ओर मुड़ गई हैं कि क्या उमर एक सिर्फ मोहरा था या फिर उसको कहीं से और से इशारे मिल रहे थे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से अहमदाबाद में छापेमारी हो रही है, जिस तरह से हैदराबाद तक लिंक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से पुलवामा से जुड़े लिंक सामने आ रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सफ़ेद पोस्ट के रूप में ये लगातार काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उमर की अब ये कहा जा रहा है कि शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से एजेंसियों के तार लगातार जुड़ रहे हैं, जिस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे ये साफ इंगित होता है कि ये मामूली प्लानिंग नहीं थी, बहुत बड़े स्तर पर प्लानिंग चल रही थी। और निश्चित रूप से देश को दहलाने की साजिश इन आतंकियों ने रची थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि कई ग्रुप्स में अलग अलग शहरों में धमाके करने की योजना थी और 6 दिसंबर का वक्त भी बताया जा रहा है, जो कि इनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद माना जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से फरीदाबाद में तमाम रेड्स पड़ी, वहाँ पर विस्फोटक बरामद हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं उमर को लगा कि अब पकड़े जाएंगे। ऐसे में वहाँ पर भागना उचित समझा। लगभग 9 से 10 घंटे वो लगातार फरीदाबाद दिल्ली में घूमता रहा और उसके बाद लाल किले के पास पहुंचा। खबर ये भी आ रही है कि तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद है जहां पर कि तबलीगी जमात का काम होता है, वो वहां पर भी गया था और उसके बाद ये विस्फोट सामने आया। अब कहा जा सकता है कि आतंकियों के तार निश्चित रूप से खंगालने में तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। गृह मंत्रालय लगातार सतर्क है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम एजेंसियों के जो प्रमुख हैं वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। एनआईए पूरी जांच कर रही है।
लाल किले पर जिस तरह से अभी लाजपत नगर मार्केट में फ्लैश बरामद हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये मामूली विस्फोटक नहीं था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक और विस्फोटक जिसका जिक्र किया जा रहा है वो बहुत शक्तिशाली था, जिसके कारण कारों के परखच्चे उड़े, कई गाड़ियों में आग लगी, कई लोगों की मौत हो गई। घायल जिंदगी और मौत के बीच में एलएनजेपी अस्पताल में जूझ रहे हैं। सरकार लगातार निगरानी रख रही है। सीसीएस की कल बैठक हुई थी, उसमें भी दुख जताया गया और जो भी इसके पीछे दोषी है उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब एजेंसियों पर है कि किस तरह से इस पूरे तार को जोड़ती है, किस तरह से इन तमाम जो इंफॉर्मेशंस के जरिए ये जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने में कामयाबी मिलती है। लेकिन इस पर अक्षय, सभी जो की 8 नजर रहने वाली है। जिक्र और किया सबसे जा बड़ी रहा बात ये है कि ये जो 8 संदिग्ध बताए जा रहे हैं, 4 ग्रुप में इनका इरादा था 4 अलग अलग शहरों में धमाके करने का। अब जाहिर सी बात है जब इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है तो ये कहीं छुप गए होंगे। मैं लौट रही हूं अक्षय आपके पास, इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। डॉक्टर उमर की नई तस्वीर सामने आई है। पुरानी दिल्ली की मस्जिद में गया था उमर, मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा वो रुका था। रामलीला मैदान के सामने ये मस्जिद है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमर जो कि इस ब्लास्ट में मारा गया है, डॉक्टर उमर की ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी दिल्ली की मस्जिद में उमर गया, ये जानकारी मिल रही है। मस्जिद में जाकर वो 10 मिनट तक रुकता है और ये जो मस्जिद है ये रामलीला मैदान के सामने बताई जा रही है। अक्षय हमारे सहयोगी बने हुए। अक्षय, एक और तस्वीर, नई तस्वीर डॉक्टर उमर की सामने आई है और देखिए सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जाता है मस्जिद में 10 मिनट तक रुकता है और ये जो मस्जिद बताई जा रही है ये रामलीला मैदान के सामने है बिल्कुल। प्रीति उसी का जिक्र कर रहा था। आपको याद होगा कि मैंने एक मस्जिद का नाम लिया था जिसका तुर्कमान गेट के पास मौजूद है और वहां पर लगभग 10 मिनट के आसपास रहा था उमर। और इसके बारे में यही जानकारी मिल रही है कि वहां पर रहने के बाद वो रामलीला मैदान की तरफ बढ़ा गाड़ी में और फिर विस्फोट हुआ। साफ तौर पर है कि बेचैनी, हड़बड़ी और तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और इसके कारण विस्फोट के बाद अब एजेंसियों की जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता हो जाती है कि ये किस फिराक में था। तमाम तबलीगी जमात के लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि निज़ामुद्दीन में जो तबलीगी जमात है उसी का दूसरा वर्जन, दूसरा पार्ट कुछ लोग अलग हो करके यहाँ पर वो मरकज़ में बना लिए थे और वहीं पर उमर गया था और उसके बाद विस्फोट हुआ। तो अब जांच एजेंसियों की जो सुई है वो उस मस्जिद की तरफ भी बढ़ चली है कि वहाँ से क्या जानकारी मिल सकती है, क्या उसके जो साथी हैं क्या वहाँ भी मौजूद थे या नहीं थे। अब इस पर सभी की नज़रें हैं। लगातार इनपुट्स जिस तरह से सामने आ रहे हैं प्रति वो बहुत खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये इनपुट्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये कड़ियाँ जब जुड़ेंगी तो पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। लेकिन कहा जा सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब एजेंसियां लगातार मूवमेंट पर हैं, लगातार सतर्क हैं। लाला लाजपत राय जो मार्केट है एकदम लाल किले से सटी हुई, विस्फोटक से सटी हुई, वहाँ पर भी जिस तरह से फ्लैश मिले हैं उससे इंगित होता है कि बड़े जो विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पता लगाने की कोशिश जारी है। जो एफएसएल है रोहिणी, उसमें भी कुछ लोगों के जो बिसरा हैं वो भेजे गए हैं ताकि एफएसएल जानकारी जुटा सके कि किस तरह से डॉक्टर उमर की मौत हुई या फिर अन्य लोग जो मारे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 अभी बॉडी पार्ट्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसमें कि धड़ हैं, सर अलग हैं, कुछ फ्लैश के टुकड़े हैं। वो बताएंगे कि ये फिर डीएनए सैंपलिंग के जरिए कि किस तरह से और लोग भी इसमें शामिल थे या नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो कार बरामद हुई है, लाल रंग की कार, वो एक अलग गांव में बरामद हुई है। वहां से भी बगल में एक कहा जा रहा है कि मस्जिद के बगल में ही वो रही है। आपके पास और सबसे बड़ी बात को लेकर ये मिल रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में उमर का डीएनए मैच और धमाके वाली कार में आतंकी उमर ही था, ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। डॉक्टर उमर का उसकी मां से डीएनए मैच हो गया, सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि उमर की मां का डीएनए लिया गया था। ऐसे में हड्डियों, दांतों के डीएनए सैंपल मिले हैं। फिलहाल सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो कार ब्लास्ट हुई उसके अंदर उमर ही था, ये कंफर्म हो गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसका जो डीएनए है वो उसकी मां से मिल गया है। अक्षय, क्योंकि इसको लेकर हम पहले भी बातचीत कर रहे थे
और जानकारी सूत्रों से यह भी है कि डीएनए मैच हो चुका है। जो हड्डी और दांतों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उससे उमर का डीएनए मैच हुआ, यानी कि ब्लास्ट जो हुआ था उस कार में उमर ही बैठा हुआ था। और देखिए इसकी पूरी संभावना जताई पहले जा रही थी, और क्योंकि उसकी मां का जो डीएनए सैंपल्स लिया गया था, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलवामा से उसकी डीएनए दिल्ली लाया गया, पहले एम्स और उसके बाद उसको एफएसएल रोहिणी भेजा गया था। ये माना जा रहा था कि कंफर्मेशन आ जाएगी, और शायद अब कंफर्मेशन आने लगी है। उमर से ही उस जो डीएनए सैंपलिंग से जो डीएनए मैपिंग की गई है उससे मैच खा रहा है। हालांकि अभी एफएसएल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो निश्चित रूप से बता रही है कि उमर से उसकी मां का जो सैंपल है वो मैच कर गया है। और तस्वीरें जो रही हैं, चाहे मस्जिद की रही हो या फिर कार में रही हो, नया सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो डॉक्टर उमर ही उसमें मौजूद था उस कार में, और विस्फोट में वो मारा गया है। लेकिन अब एजेंसियों को कंफर्म करना है कि डॉक्टर उमर ही मरा है या फिर कोई और शख्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पुख्ता कर रही हैं इस बात का। हालांकि थोड़ा सा हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा। एजेंसियां लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। मामले को लेकर उमर ने आईटी बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा था। 3 लाख रुपए में 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा। गुरुग्राम नू के आसपास से फर्टिलाइजर खरीदा गया। डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन ने जुटाए थे पैसे। चारों ने मिलकर 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल किस तरीके से ऐप पर 2 से 3 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था। अक्षय, जो ये कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर इन लोगों ने खरीदा, एनपीके ये फर्टिलाइजर बताया जा रहा है 3 लाख रुपए में 20 क्विंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा गया, क्या ये कंफर्म हो गया कि कहां से खरीदा गया वो स्पेसिफिक जगह? क्योंकि नू के आसपास से बताया जा रहा है फर्टिलाइजर खरीदा गया, और अगर इस फर्टिलाइजर का इस तरीके से इस्तेमाल होता है तो क्या ये इजिली मिल जाता है? देखिए फर्टिलाइजर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसको बनाने की तकनीक निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स के पास होनी चाहिए। आप किसी भी खाद की दुकान में जाएंगे तो एनपीके आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट ही अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये पता एजेंसियां लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नूह में कहां पर ये खरीदारी हुई थी और कहां से पैसे जुटाए गए, कौन कौन पैसे का मददगार था, ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक डॉक्टर ऐसा भी सामने आ रहा है जो कि जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी गतिविधियों के कारण उस कॉलेज से निकाला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसको अपने यहाँ रख लिया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस डॉक्टर फरार है, उसकी बेटी को हिरासत में एजेंसियों ने लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि उस डॉक्टर के बारे में बताया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर के संपर्क में आया, जिस तरह से अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं, डॉक्टर शाहीन और तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक एजेंसियां इन कड़ियों को जोड़ करके पूरे जो साजिश है उसका पता लगाया और सबको इसका इंतजार है। अक्षय, तो वहीं देखिए पुलिस के पास उमर की 50 लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज है। उमर ने दिल्ली में कई इलाकों में चक्कर लगाए। जानकारी मिल रही है 3 बजे से पहले दिल्ली में कई जगहों के चक्कर उसने लगाए थे। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह उमर को देखा गया, इसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी उसको देखा गया था, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी उमर गया था। अशोक विहार में कुछ खाने के लिए भी वो रुका था, दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फिर वो आया, मस्जिद में भी 3:19 पर वो जाता है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग पर वो पहुंचता है। उसके बाद तो आप जानते हैं क्या कुछ हुआ। अक्षय, 50 जगह के सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस के हाथ लग गए हैं, जो अलग अलग ही गया। यानी कि एक बात तो साफ है अक्षय कि बाकायदा ब्लास्ट से पहले उमर ने ये ढूंढा, अलग अलग जगह पर वो गया कि अगर ब्लास्ट करना पड़ता है उसको तो वो कहां पर, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, और शायद इसीलिए वो लगातार रैकियां भी कर रहा था एक के बाद एक।
कहा यह भी जा रहा है कि लाल किले के अंदर भी जाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि सोमवार को लाल किला बंद रहता है तो उसके कारण उसको वहां पर कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो मस्जिद गया। सिग्नल पर जिस तरह से विस्फोट हुआ उससे पहले सीपी कहा जा रहा है कि कनाट प्लेस गया, कमला जो मार्केट है उसमें वो गया था, मयूर विहार इलाके में उसको देखा गया। इसके अलावा कई भीड़ भाड़ इलाकों में भी उसने रेकी की। कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके, और जैसा कि अभी एजेंसियां मान रही हैं कि वो दिसंबर में लगभग ब्लास्ट करने का प्लान था। इसका मतलब प्री मैच्योर ये ब्लास्ट हुआ है। अगर पूरी तरह से साजिश के साथ जो उनकी साजिश थी, अगर उस पर ये खरे उतरते तो निश्चित रूप से देश में बड़ी अराजकता की स्थिति होती है। और 6 दिसंबर का इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का उस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राम मंदिर बन चुका है, लेकिन वो आतंक के दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकी जैसे मोहम्मद, या फिर कोई और जो हैंडलर हिंदुस्तान में रह रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हर शहरों में, खास करके लखनऊ में, फरीदाबाद में, दिल्ली में विस्फोट करने की योजना थी। इसके अलावा राम मंदिर भी निशाने पर था, ये भी बताया जा रहा है। वाराणसी भी निशाने पर थी, ये भी बताया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्री मैच्योर जो विस्फोट हुआ है उसके कारण थोड़ी सी जरूर एजेंसियों को राहत निश्वास ली है, लेकिन जिस तरह से लोगों की मौत हुई है वो बहुत दुखद है। जिस तरह से अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लोग जूझ रहे हैं, लगातार उन पर निगरानी डॉक्टर रख रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक बड़ी साजिश और उसको साजिश को कामयाब इरादे थे। सिलसिलेवार धमाकों की पूरी साजिश रची जा रही थी। अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पहले ये धमाका हो गया। फिलहाल अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। बात करेंगे मार्केट की। अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया है। अमेरिकन इकोनॉमी को इससे काफी नुकसान हुआ है। ब्राजील में इन्फ्लेशन बढ़ी है, सोने के दाम में 5% तेजी की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से आप जानते हैं कि अमेरिका में लंबे वक्त तक शटडाउन रहा, और अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा। ऐसा नहीं कि पहली बार अमेरिका में शटडाउन लगा है, ऐसा वहां होता रहता है, लेकिन इस बार जो शटडाउन हुआ वो सबसे लंबे समय तक के लिए हुआ। इससे अमेरिकन इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका 12/24 पर। सबसे पहले तो बात मैं अमेरिका की करूंगी सर, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उनको लेकर फैसले लेते हैं उससे होता कुछ नहीं, अमेरिका को ही नुकसान होता है। अब लंबा शटडाउन जो वहां पर चला उससे कहा जा रहा है सर कि अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपने बहुत सही शुरुआत की है। अमेरिका के शटडाउन का यूएस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सी एक्टिविटीज हॉल्ट हो गई हैं, बहुत सा डेटा नहीं आया है, तो जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। 43 डे लॉन्ग शटडाउन है। अब ये खत्म होने के करीब पहुंच गया है, क्योंकि बिल जो है उसका फंडिंग का आ गया है। तो अब अमेरिका का शटडाउन खत्म होने के बहुत करीब है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए उसकी वजह से आज अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है, तो आपको याद होगा प्रीति, ये बात मैंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी आपके इसी चैनल पे प्रेडिक्ट की थी। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो यूएस को हुआ है, क्योंकि यूएस का जॉब मार्केट डेटा दिखा रहा है कि वहां जॉब लॉसेस बढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। जब टैरिफ लगाए गए थे तो ये कहा गया था कि यूएस के लोगों को रोजगार मिलेगा, यूएस के लोगों के लिए अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वहां जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां जाके नौकरी करना लोगों का जनरली एक सपना होता है, लेकिन वो देश अपने लोगों को अब नौकरी नहीं दे पा रहा है। अब संभावना ये है, क्योंकि शटडाउन खत्म होने के करीब है, तो आगे चल के फेड वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, जिससे जॉब लॉसेस कम होंगे। ये अमेरिका के आज के हालात हैं। अब अमेरिका की बात करें, कंजम्पशन का डेटा अच्छा नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छी नहीं है। अब अमेरिका को कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि क्या जो टैरिफ पॉलिसी थी उसका रिवर्सल होना चाहिए कि नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील काफी संभावना है कि नवंबर में ही हो जाएगी और टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि टैरिफ से एक्सपेरिमेंट करते हुए अमेरिका को, अब क्योंकि टैरिफ हम लोगों को याद है अप्रैल से, बट सच्चाई ये है कि टैरिफ फरवरी से शुरू हो गए थे। अब अमेरिका को 8 महीने का वक्त हो गया टैरिफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, और 8 महीने के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या डेटा यूएस के सामने आया है, आज आकाश जिंदल नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के सामने ये डेटा है। जॉब लॉसेस किस तरीके से बढ़े हुए हैं। वही हिंदुस्तान की बात देखिए, जीएसटी के
मैं यहाँ सैल्यूट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को। जीएसटी के रेट्स हमने कम किए, यानी कि 2 स्लैब कम की गई जीएसटी 2.0। लेकिन जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, जीएसटी कलेक्शन हमारे यहाँ कम नहीं हुआ। 1.95 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है अक्टूबर मंथ का। वो दिखाता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कंजम्पशन, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बाइंग पावर, इंट्रिंसिक पावर, वो दिखाता है। जीएसटी के 2 स्लैब खत्म कर दिए गए, यानी जीएसटी के रेट मोटा मोटा कहे तो कम कर दिए गए। उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने परफॉर्मेंस दिखाई है। और दूसरी स्ट्रेंथ ये आई है, ना सिर्फ प्री नवरात्र, ना सिर्फ प्री दिवाली, पोस्ट दिवाली भी हमारी सेल जो है, बाजारों के अंदर जो सामान खरीद रहे लोग, वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो क्लियरली हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बूम आपके सामने है। लेकिन यूएस कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है और स्लो डाउन की तरफ भी जाने की संभावना है। और वो भी ट्रम्प के गलत फैसलों की वजह से ऐसा वहां पर हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।